हेलो। बैठिए। देखिए, आपका ग्राम पंचायत भाई नए लोगों को बता दिया जाए कि जो लोग नए लोग हैं अभी बीच से ही एक सब्जेक्ट मिलेगा, 2-3 दिन में नया सब्जेक्ट लगेगा। सुबह आपका किराया नियंत्रण लगेगा। अब ग्राम पंचायत आपका लास्ट ही चल रहा है, मैंने आपका मेंस के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन बता दिए गए, कुछ लिखवाए गए, कुछ कल से आपका शुरू हो जाएगा लिखवाना। देखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ बताई जा रही थी, यानी कि ग्राम पंचायत को क्या क्या पावर है। तो कल आपको तमाम पावर ग्राम पंचायत के परसों बताए गए थे। अब देखिए, कुछ है जेस के लिए भी लाभ हो जाए, इसके लिए कुछ आपका 10-12 धाराएं जो मेंस में नहीं आती लेकिन प्री में आती है। तो आपका देखिए कहाँ तक बताया गया था भाई, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। सेक्शन आपका नहीं 20। हाँ, देखिए आपका 23 तक बताया गया था कि ग्राम पंचायत आपका सक्षम प्राधिकारी को शिकायत कर सकती है। जो गांव में आपके प्राधिकारी या नियुक्त कर्मचारी हैं, जैसे अध्यापक हो गए, आपका पटवारी हो गए, लेखपाल हो गए, कांस्टेबल हो गया, अगर ये मिसकंडक्ट करते हैं तो ग्राम पंचायत इनकी शिकायत कर सकती हैं सक्षम प्राधिकारी के पास। और सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत को बताएगा कि आपकी शिकायत पर क्या आपका कह सकते हैं कि एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, ये कौन बताएंगे। वैसे करती कम है भाई, लेकिन ये पावर है, मैं बता दूं। वैसे देखने में माने व्यवहार में कम मिलता है कि यूज किया गया हो। इसके बाद आइए 24 देखा जाए। स्वामित्वों के लिए कर और अन्य देयों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत संविदा कर सकती है, आपका कह सकते हैं टैक्स वसूलने के लिए। तो 2-4 लाइन है, देख लिया जाए इसको। आपका ये भी ग्राम पंचायत की शक्ति है, यानी कि शक्ति चल रहा है। 1-2 धारा बची थी, देखिए इसमें ग्राम पंचायत जैसा कि नियत किया जाए और अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से संविदा कर सकती है, यानी कि अनुबंध कर सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या समझौता कहिए या ठहराव भी कहा जाता है भाई। संविदा को अनुबंध भी कहा जाता है, ठहराव भी, समझौता भी। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में संविदा न देकर अनुबंध दिया था, अनुबंध अधिनियम। तो थोड़ा सतर्क रहना है शब्दों से भी। अब किससे किससे संविदा कर सकती है, क्या क्या, देखिए कह करके। राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से राज्य या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को दे किन्हीं करों अथवा देयों की वसूली करने के लिए ऐसी वसूली क्या व्यय भुगतान किए जाने पर जो नियत किया जाए। इसका मतलब कि अगर कोई राज्य सरकार को टैक्स दे रहा हो या स्थानीय प्राधिकारी को दे रहा हो, तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि हम आपका टैक्स वसूलेंगे और वसूल कर आपको देंगे, और इसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके बदले में ग्राम पंचायत कुछ वसूली का क्या पाएगी, कास्ट, यानी कि खर्चा, यानी कि व्यय, याद रखिए, यानी कि कुछ व्यय पाती है। अगला देखिए, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी से किसी कार्य को ऐसे निबंधनों पर करने के लिए जिसके संबंध में करार किया जाए, यानी कि राज्य सरकार या कोई लोकल अथॉरिटी हैं, उनसे कोई कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकती है, ग्राम पंचायत। तो ये आपका अब आपका कर्मचारी वर्ग धारा 25 में है, ये नहीं पूछा जाता। तो सेक्शन 25 छोड़ देंगे भाई। आपका कर्मचारी वर्ग के बारे में बताया गया है, इसमें भी आपका पूछा नहीं जाता। हाँ, एचजेएस में जो प्री में पूछा जा सकता है वह आपका
सेक्शन 25A आपका 26, 27 जो सेक्शन है ये मेंस में आता है। यानी कि प्री के लिए आपका 25A और आपका 26 बताया जाए, और अधिभार या सरचार्ज क्या होता है ये आपका मेंस में आ चुका है भाई। मैंने दो या तीन क्वेश्चन और मेंस के लिए बचे हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए आपका 25A में आपका सेक्रेटरी या सचिव की परिभाषा, सचिव को बताया गया है किसमें, 25A। ये आपका जे में नहीं आएगा, मैं बता दूं। ये जो आता है क्वेश्चन आपका बता दिया जाए, जो लोग एचजेएस दे रहे हैं वहाँ पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी के बारे में आपका प्रावधान कहाँ है, क्योंकि वहाँ भाई आपका एचजेएस में जितना प्री में सिलेबस हैं सब प्री में रखा है। जैसे बिहार जे में जितना प्री मेंस में है वे सारे सब्जेक्ट किस में है, प्री में। तो उसी प्रकार एचजेएस में भी यूपी में है, जितना आपका मेंस में है सभी सब्जेक्ट प्री में भी है। इसलिए जेएस प्री के लिए ज़्यादा पढ़ना है और जे के लिए केवल 9 किताबें। देखिए आपका सेक्रेटरी, राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आपका सशक्त किया जाए, धारा 25 की उपधारा 1 के खंड ख में या उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्मचारियों में से ही एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य सरकार है आपका ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी, जिसे हम आजकल नाम जो दिया जा रहा है आपका पंचायत राज अधिकारी, याद रखिएगा। तो सतर्क ये रहना है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह पंचायत राज अधिकारी होता है, और बताया भी गया था कि ग्राम पंचायत की ही कार्यकारिणी यानी कि विशेष कार्यकारिणी कौन है, भूमि प्रबंधन समिति। और भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन बताया गया है, हाँ, लेखपाल। और आपका सतर्क रहना है भाई, कार्य बता दिया गया है। अगला देखिए आपका धारा 26 पृथक पृथक सदस्यों का अधिकार। तो आपका पृथक पृथक सदस्यों का अधिकार, तो ग्राम पंचायत का सदस्य किसी बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान या ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित विषयों के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है। तो सामान्य बात है कि जो वार्ड मेंबर हैं जब बैठक होती है तो ग्राम प्रधान से प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं, पूछ सकते हैं। उस बैठक में कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि आपका संसद में बैठक हो रही है तो आपका लोकसभा के सांसद प्रश्न पूछते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, और मंत्री उनका क्या देते हैं या प्रधानमंत्री उत्तर। तो उसी प्रकार यहाँ भी वार्ड जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, वह भी प्रश्न बैठक में पूछ सकते हैं कि नहीं, पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका जो मेंस का भाई पूछा जाता है बता दिया जाए। सेक्शन आपका 27 मेंस में आ चुका है कि सरचार्ज से आप क्या समझते हैं और अधिभार से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका है सतर्क रहना है, एचजेएस प्री में भी आया है और आपका यूपीजे मेंस में भी। अधिभार का मतलब हुआ, देखिए अधिभार यानी कि सरचार्ज लगाना। तो देखिए सरकार भी सरचार्ज लगाती है, आपका स्थानीय प्राधिकारी भी लगाते हैं और ग्राम पंचायत को भी पावर है। तो जो मुख्य रूप से पूछा जाता है, सतर्क ये रहना है कि सरचार्ज या अधिभार आपका किन किन पर लगाया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण एचजेएस के लिए भी क्वेश्चन है कि सरचार्ज की वसूली यानी कि पैसा कहिए की वसूली कितने समय के अंदर की जाएगी। और वही सबसे महत्वपूर्ण है आपका एचजेएस के लिए भी। तो एक शब्दों को देखिए और समझने का भाई प्रयास करिए।
देखिए क्या कहा गया है, पहला खंड, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान इस अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और ग्राम पंचायत के धन या संपत्ति की हानि, हानि माने नुकसान, दुर्व्यय यानी कि आपका गलत तरीके से क्या दुर्व्यय या दुरुपयोजन यानी कि आपका मिसयूज किया गया है। कुल मिलाकर दोनों का मतलब क्या हुआ, बुरा प्रयोग। दुर्व्यय मतलब क्या, दुर्व्यय मतलब बुरा प्रयोग, बुरा प्रयोग का मतलब कि मिसयूज किया गया है। देखिए दुर्व्यय के लिए अधिभार का देनदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधान ग्राम पंचायत के धन या संपत्ति को हानि पहुंचाए, मिसयूज करे, या कोई वार्ड मेंबर करे, वार्ड मेंबर हाँ प्रत्यक्ष हाँ, यानी कि ग्राम प्रधान करे या मैंने ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत में बताया गया कि प्रधान और वार्ड मेंबर दोनों शामिल हैं, तो दोनों आ जाएगा। यानी कि अगर ग्राम पंचायत का धन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया या उसका मिसयूज किया गया, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, यानी कि प्रधान या उसके वार्ड मेंबरों द्वारा, या ज्वाइंट कमेटी द्वारा। अभी संयुक्त समिति आपको बताई जाएगी, आपका संयुक्त समिति द्वारा क्या होती है बताया जाएगा, ये बताया नहीं गया है। या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और ग्राम पंचायत प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत के धन या संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया है या मिसयूज किया है तो उसके लिए सरचार्ज, सरचार्ज यहाँ एक लाइन समझ लेना, भरपाई ना है तो लिख लेना है। सरचार्ज का मतलब उसकी क्या करेगा, भरपाई। अधिभार का देनदार होगा। देनदार होगा का मतलब कि ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर या जो समिति के मेंबर हैं उनसे ये पैसा क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। प्रधान जी नहीं वसूलेंगे, उन्हीं से वसूला जाएगा। क्या अगर किए हैं, ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्या पहुंचाए हैं, नुकसान, या क्या किए हैं, उसका मिसयूज किए हैं। एक सेकंड भाई, हेलो बताइए हो। इंग्लिश की ऑनलाइन फीस की ऑफलाइन? ऑफलाइन 4,500 है, 3,000 है। ठीक है, अभी हम क्लास में आपको आधा घंटा बाद फ़ोन करते हैं तो बताते हैं डिटेल में। देखिए इसमें आपका भाई ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, प्री में, थोड़ा अच्छे से इसको जानिए। आपका यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान या सदस्य रहने की अवधि में उसके उपेक्षा या औचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला शब्द, यानी कि जब वह मेंबर था या प्रधान था तभी ये नुकसान पहुंचा या संपत्ति या धन का मिसयूज किया गया, और जब मिसयूज किया जा रहा था तो वह रोका नहीं बल्कि वह उपेक्षा बरता, यानी कि नेग्लिजेंस बरता, यानी कि सम्यक सतर्कता और सावधानी नहीं बरता, या आपका उपेक्षा या अवचार। अवचार का मतलब होता मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट माने बुरा आचरण, यानी कि प्रधान जी या मेंबर जो थे वह गलत आचरण दर्शाए और गलत आचरण के परिणाम स्वरूप, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत की धन का नुकसान हुआ या किसका नुकसान हुआ, संपत्ति का।
तो ऐसे ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर से ऐसे नुकसान की भरपाई की कराई जाएगी और इसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, सरचार्ज यानी कि अधिभार। देखिए भाई अगला देखिए आपका प्रतिबंध यह है कि ऐसी हानि यानी कि नुकसान दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाए 5 वर्ष की समाप्ति जो भी पश्चातवर्ती हो के पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। और एचजेएस के लिए यहीं अंडरलाइन करना है कि ये जो आपका नुकसान हुआ है, आने जगह भाई बैठिए, ये जो नुकसान हुआ है इसकी वसूली, बैठिए 3 लोग बैठ जाइए भाई एक पर, इसकी वसूली कितने दिनों के अंदर की जाएगी। तो जो लोग भाई एडजस्ट दे रहे हैं इसको जरूर याद रखिए। सामान्य नियम देखिए 2 नियम है, वही नियम आपको याद करना है कि पहला नियम ये है कि ये जो सरचार्ज की वसूली होगी, रिकवरी होगी, ये कितने दिनों के अंदर कराई जाएगी, तो आपका 10 साल। कितना? लेकिन जब वह व्यक्ति अपने पद पर न रहे यानी कि ग्राम प्रधान जिस दिन प्रधानी चली जाए तो ऐसी दशा में प्रधानी जाने के कितने समय के अंदर वसूली होगी, 5 साल। इसलिए नियम बनाया गया कि देखिए जब तक मान लीजिए पहले दिन शपथ लिया और पहले दिन ही क्या कर दिया, नुकसान करवा दिया या पहले दिन ही मिसयूज करवा दिया आपका माने धन या संपत्ति, तो 5 साल तो प्रधान रहा तो 5 साल हो गया। और आपका यानी कि इसलिए नियम बनाया गया कि भाई पद पर 5 साल रह सकता है तो और 5 साल, और जिस दिन पद से हटा तो उसके बाद और कितना, 5 साल। तो भाई दोनों आपका सेम ही लगभग हो जाएगा कि 5 साल पद पर रहा और हटने के बाद 5 साल तो 10 साल हो गया। और जिस तारीख को वह पद से हटा वहीं सतर्क रहना है, उसके कितने हैं बताइए। नहीं 5 साल के बाद विघटित हो जाएगी भाई, वो कहाँ अब कहेंगे 10 साल। ये हो माने मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी आ गई सरकार कार्यकाल बढ़ा सकती है तो आपका रिटायरमेंट जिस दिन पद से हटा 5 साल, चाहे वो 7 साल रहा हो या 8 साल। नहीं तो उससे मतलब नहीं, एक बार प्रधान दूसरी बार अब चुनाव जीते वो अलग कार्यकाल चलेगा ना, उसी में नहीं जोड़ा जाएगा भाई। अब प्रधानी समाप्त हो गया होगा आपका जल्दी, अब तो आ ही गया है हाई कोर्ट का निर्देश, और तो भाई एक बार प्रधान रहे उसके लिए, अब दोबारा रहे तो दोबारा नियम चलेगा। माने ये नहीं कि पहली बार प्रधान रहे दोबारा बने तो अलग हो गया, ये नहीं कि एक बार सांसद रहे फिर दोबारा बने, तो एक में नहीं जोड़ा जाएगा भाई, अलग अलग है। हाँ हाँ 10 साल जिस दिन माने 10 साल, और पद से जिस तारीख को पहली प्रधानी का पद उसका छीना उस तारीख से 5 साल। अब ये याद रखिए जो भी पश्चातवर्ती हो। अगला देखिए खंड 2, नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाए अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है उसे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा। यानी कि जो सरकार का द्वारा नियत प्राधिकारी हैं वह निश्चित करेगा कि प्रधान या मेंबर पर कितना सरचार्ज लगाया जाए, और निश्चित करके खुद नहीं वसूलेगा बल्कि किसको भेज देगा, कलेक्टर को, और तत्पश्चात कलेक्टर उनको ये हो जाता है कि नहीं प्रधान या मेंबर ने नुकसान इनके कारण हुआ है या मिसयूज हुई है संपत्ति तो ये वसूली करवाएंगे। तो वसूली कैसे होगी, तो आपका जिस प्रकार रेवेन्यू की क्या की जाती है वसूली। अब रेवेन्यू या भू राजस्व की वसूली कैसे की जाएगी इसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर प्रदेश
भू राजस्व संहिता 2006 में किया गया है। और मैं बता दूं कैसे की जाती है। आपका माने काफ़ी तरीके हैं। गिरफ्तार किया जा सकता है और कहाँ भेजा जा सकता है, जेल। लेकिन 50,000 से रकम कम है तो गिरफ्तार नहीं होगा, बताया जाएगा आगे। दूसरा, उसकी संपत्ति कुर्क करके अटैच करके सेल की जाएगी, विक्रय की जाएगी और विक्रय धन से वसूला जाएगा। अब बहुत व्यापक नियम आ गए हैं, बताया जाएगा ये भी कानून। अब लाकर होकर उसकी संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति है वो भी क्या की जाएगी, कुर्क। और बहुत आपका 10, 15, 20 धाराओं में कैसे भू राजस्व वसूली होगी ये आपका मिलेगा। तो गिरफ्तारी कब की जाएगी, कब नहीं, कब आपका उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी, आपका धन कब कुर्क किया जाएगा, आपका लाकर उकर भी। अब बैंक में जो पैसा है अब वो अभी प्रावधान नई भू राजस्व में आया है कि वह भी कुर्क होगा, या मकान उकान है वह भी कुर्क होगा, या कोई अन्य संपत्ति है जिस पर भू राजस्व बकाया नहीं है और उसके स्वामित्व में है तो वह भी कुर्क करके क्या सरकार वसूलेगी, रेवेन्यू। तो डिटेल में अगले कानून में चलेगा भाई, इसमें नहीं जाना है, बस एक लाइन जानना है। अभी इंटरव्यू में पूछा गया था भाई, आपका कह सकते हैं कि प्रिया श्रीवास्तव जी से ही, और बताया भी गया था इंटरव्यू वाले क्लास में, काफ़ी चला भी था। भले आपका 3 ही लोग हुए कोचिंग से, 2 पुराने 1 नए, लेकिन काफ़ी मेहनत किया गया था इंटरव्यू में। और यही पूछा गया था कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि शॉर्टकट में पूछा जाता है डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है। तो आपका जवाब रहेगा व्यक्ति एक होता है जब वह प्रशासनिक मामला देखता है तो उसे डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जब वह रेवेन्यू का मामला देखता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब ये हुआ कलेक्ट करने वाला। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और आज भी हमारे यहाँ क्या हो रही है, चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका सर्वे सर्वा का ये दोनों, जैसे कि आपका और पूछा जाता है कचहरी में जाएंगे तो लिखा रहेगा जिला एवं सत्र न्यायालय। तो भाई जिला न्यायाधीश क्या है और सत्र न्यायाधीश क्या है, यानी कि जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। तो फिर यही कहानी दोहरानी पड़ेगी। व्यक्ति एक होता है और जब वह सिविल मामले देखता है तो जिला या जनपद न्यायाधीश, और जब वह क्रिमिनल मामले की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, एक। इसीलिए दोनों एक साथ लिख दिए जाते हैं। अगला देखिए भाई, आपका दूसरा खंड भी हो गया। तीसरा देखिए, अधिभार की धनराशि नियत करने के लिए नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को जो नियत किया जाए आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ये भी आपका एचजीएस के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस में भी भाई यूपीजे में आ चुका है, ये सब रटिए अभी से। और आपका एक बार और मेंस के समय बताया जाएगा, अब आपको बताया जाए, एक बार में नहीं होगा, एक बार आप पढ़े रहिए और जब पीसीएजे प्री हो जाएगा तो स्पेशल बैच चला के अलग से आपका एक बार और आपको हम बताएंगे पूरा माइनर और लोकल। क्योंकि एक बार में अगर चाहें कि सब आ जाए तो संभव नहीं, लेकिन प्रयास करिए, आराम से चल रहा है, बहुत हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी में चलता तो एक हफ्ते में क्या होता अब तक समाप्त। देखिए आपका भाई, यानी कि ये पूछ सकता है कि जो सरचार्ज नियत प्राधिकारी ने निर्धारित किया है उसके विरुद्ध क्या रेमेडी है, तो उसकी अपील हो सकती है। कहाँ अपील, कितने दिन में अपील हो सकती है, समय याद रखना है, 3 दिन। कहाँ अपील हो सकती है, तो राज्य सरकार के सामने, यानी कि राज्य सरकार को अपील हो सकती है या राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी
हो सकता है कलेक्टर, हो सकता है कि आयुक्त को राज्य सरकार दे दे, जिसको दे वो अलग बात है भाई। चौथा खंड देखिए, जहां उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाए, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर कर सकती है। तो प्रतिकर के लिए वाद दायर कराइए। तो आप लोग बताइए, अब यहाँ संविधान से भी जोड़ना है। अगर सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति पर अपने नाम से वाद ला सकती है, या आप भी सरकार के विरुद्ध अपकृत्य के मामले में, नुकसानी के मामले में, क्षतिपूर्ति या डैमेजेज की मांग के लिए आप भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो तुरंत संविधान का अनुच्छेद देखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की टार्टियस लाइबिलिटी या राज्य का दुष्कृत्यात्मक दायित्व या राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व दिया गया है। खूब बिहार में पूछा जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 300। और संविदात्मक दायित्व किस में है? 299। तो संविदात्मक हमें अभी नहीं देखना है 299। आर्टिकल 300 रटे रहिए, बिहार में खूब पूछा जाता है। यानी कि अगर क्या सरकार अपने नाम से मुकदमा ला सकती है कि नहीं, हर्जाना वसूलने के लिए ला सकती है। तो अगर ऐसे आपका बैठिए भाई, बैठिए, इधर आ जाइए, बैठिए, पीछे बैठिए। देखिए, आपका सरकार मुकदमा ला सकती है कि नहीं, ला सकती है। यानी कि अगर ऐसे आपका नुकसानी नहीं वसूल पाया जा रहा है तो सरकार चाहे तो इसके लिए सिविल सूट ला सकती है, और ये मामला अब शुद्ध रूप से कहाँ जाएगा? टाट में। यानी कि कहाँ जाएगा? आपका अपकृत्य में, क्योंकि प्रधान जी के कारण अपकृत्य, हाँ, वाइकेरियस लाइबिलिटी में जाएगा भाई। देखिए, आपका फिर बता दिया जाए, बिहार में पूछा भी गया था कि जो व्यक्ति किसी दूसरे से कार्य कराता है, कानून की नज़र में वह स्वयं कार्य करता है। या अगर आपके सामने पैगंबर साहब ने भी, माने आपका जोड़ सकते हैं मुस्लिम भी से भी, समझाने के लिए बताया जा रहा है, सुन्ना से जोड़ सकते हैं कि पैगंबर साहब के सामने कोई कार्य किया जा रहा था और उसके बारे में उन्होंने विरोध नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि पैगंबर साहब ने, यानी कि प्रॉफिट ने उस कार्य का समर्थन किया। लेकिन यहाँ सेम जोड़िए, अगर प्रधान जी की उपेक्षा या प्रधान जी के माने गलती के कारण या मेंबर की गलती के कारण आपका कोई व्यक्ति मिसयूज कर दिया है ग्राम पंचायत के धन या संपत्ति को, तो प्रधान जी इसके लिए क्या होंगे? जिम्मेदार। मिसयूज कोई और किया और प्रधान जी कौन जिम्मेदार हो रहा है? प्रधान जी। यानी कि करे कोई और भरे कोई और, इसी को कहा जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व। भाई रटे रहिए, एक लाइन बताया गया। वैसे भी बिहार एपीओ में ज्वाइंट लाइबिलिटी पूछ ही लिया गया था, इसमें शक नहीं है। देखिए अगला आपका, तो धारा 27 समाप्त हुई। इसको अधिभार को अच्छे से याद रखिएगा। मैंने कुछ न याद रहे तो कम से कम एक व्यू तो याद होना चाहिए दिमाग में कि है ये अधिभार ये होता है, इतने दिन में वसूली होगी, ये निश्चित करेंगे, यहाँ अपील होगी और अंत में ऐसे वसूली नहीं होगी तो राज्य सरकार क्या दायर कर सकती हैं? सिविल सूट, यानी कि दीवानी वाद दायर करके और इसको क्या कर सकती हैं? वसूल सकती हैं। बस यही देखिए, लाइन बाय लाइन आप नहीं रट सकते जे में। ये जो मॉडल मैं 7 लाइन का बताया, यही आप एक पर्चे पर तैयार करिए और मेंस में लिखते समय अपनी भाषा में 7 लाइन को आप बना लीजिए 20 लाइन। और कोई उपाय नहीं है, वो रट नहीं सकते जे में।
एपीओ में रट्टा मार कर जा सकते हैं, लेकिन जे में भाई रटने वाला काम नहीं। क्या करना पड़ेगा, दिमाग में एक मॉडल खाका बना लीजिए हर एक क्वेश्चन का। अगला देखिए धारा 28, सदस्य तथा सेवक लोक सेवक होंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या समिति का जो सदस्य होगा या आपका प्रधान जी होंगे, यह सब पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे। लोक का मतलब कि पब्लिक, पब्लिक का मतलब जनता, जनता मतलब आम आदमी, और सेवक मतलब नौकर, यानी कि ये आम आदमी या गांव के क्या होंगे, नौकर। यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए आपका, तो ये ग्राम पंचायत के सदस्य और प्रधान और समिति के सदस्य वास्तव में ये जनता के नौकर हैं। लेकिन जब प्रधान हो जाते हैं तो ये नौकर अपने को क्या मानने लगता है, मालिक। इसका मैं उदाहरण भी बता रहा हूँ। देखिए अन्ना हजारे जन लोकपाल के लिए आपका आंदोलन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें जन लोकपाल माने कानून चाहिए, जिसमें कि भ्रष्टाचारियों के लिए आपका शीघ्र विचारण हो और जल्दी से जल्दी उनका ट्रायल करके और मुकदमे का निस्तारण हो। इसके लिए आपका लोकपाल और लोकायुक्त की क्या की जाए, नियुक्ति। लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया और कानून बना दिया, लेकिन वही है कि उसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ ज़्यादा। यानी कि इसीलिए आपका ये लोक सेवक पर आ जाइए। अन्ना हजारे यही कह रहे थे कि सांसद जो थे, अन्ना हजारे का कहना है कि आप नौकर हैं और मालिक जनता है। और कई लोग आपका माने मनीष तिवारी, तमाम लोगों ने अन्ना हजारे को पागल करार दिया और कहा कि इन्हें आगरा भेजा जाए पागल खाने या रांची पागल खाने और इनके इलाज की ज़रूरत है। ये हम ही लोगों को क्या बता रहा है, नौकर। लेकिन लोग भूल गए कि संविधान का पहला ही शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग ही मालिक हैं और 5 साल बाद जिसको चाहेंगे गद्दी से क्या करेंगे। और अन्ना हजारे की बात सही निकली, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। कांग्रेस 400 से आ गई 444 पर। भाई आपका कांग्रेस का बुरा हाल अन्ना हजारे का आंदोलन भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो 28 बसें, हाँ लोक सेवक को यहाँ कोरलेट आप कर सकते हैं, आईपीसी से कर सकते हैं, वहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। करना तो बैरक पर कर सकते हैं कि आईपीसी की किस धारा में पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है, तो कौन सी धारा, 21 में। और आपका एमपी का मॉडल है कि कितने स्पष्टीकरण थे, तो 12, 21 में। और पहला स्पष्टीकरण रिपील है, निरसित है, वह सन एमपी पूछा था 1950। जो लोग एमपी भाई देना चाहते हैं वो भी सतर्क रहे। एमपी में एकदम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पूछी जाती है, केस ओस नहीं, बेयर एक्ट पर कमांड रखिए और वहीं आपका शुद्ध रूप से पूछा जाता है और कुछ नहीं। अगला देखिए भाई धारा 28 से बता दिया गया भूमि प्रबंधन समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो फिर एक बार समझा देते हैं, चूँकि अब क्रम से चल रहा है धाराएं, आपका एडजस्ट के लिए भी हो जाए और आपके ज्ञान के लिए भी थोड़ा। तो भूमि प्रबंधन समिति में बताया था कि ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधन समिति होगी। भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधान, और वार्ड मेंबर ही उनके क्या होंगे, मेंबर। लेकिन सचिव कौन होगा, हाँ लेखपाल। तो जो भूमियां सरकार ने ग्राम पंचायत को दी हैं या ग्राम पंचायत की जो भूमियां हैं, उन भूमियों की देखरेख, संरक्षण, अनुरक्षण, परिरक्षण और उनके लिए वाद लाना या मुकदमे में प्रतिरक्षा करना, ये किसका कार्य होगा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी
या LMC, ये डिटेल में बताया जा चुका है। कृत्य भी आपका बताया गया है भाई। आइए आपका देखा जाए, आपका 28C भी बताया जा चुका है। सदस्य तथा अधिकारी भूमि प्रबंधन समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व अर्जित नहीं करेंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, जो मेंबर हैं, क्या वह भूमि प्रबंधन समिति से संविदा करके और कोई संपत्ति या धन ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता, क्योंकि आप ही अध्यक्ष हैं और आप ही भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं और खुद भूमि प्रबंधन समिति से समझौता करके आप ही अपने नाम क्या करा लीजिए, संपत्ति। ये तो बात क्या होगी? गलत होगी। इसीलिए इसको क्या किया गया है? रोका गया है। अगला ये देखा जाए आपका 28C के बाद, हाँ 29 धारा 30 से मेंस में क्वेश्चन बना है, ज्वाइंट कमेटी। लेकिन पहले 29 देख लिया जाए, समितियां या कमेटियां। आपका ये पूछा गया है, टिप्पणी में पूछा गया है भाई, ज्वाइंट कमेटी धारा 30 नहीं, पहले 29 दो लाइन देख लिया जाए, तब डिटेल में 30। देखिए समितियां भाई, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी समिति या समितियां जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कार्यों के संपादन में उसकी सहायता करने के लिए संगठित करेगी, माने बनाएगी या गठित करेगी। यानी कि कौन समिति बना रही है? ग्राम पंचायत। तो समिति थोड़ा आपको समझ लें। हाँ, समिति कौन बनाएगी? ग्राम पंचायत बनाएगी और आपका राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत बनाएगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिधित्व कर सकती हैं जैसा वह उचित समझे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार द्वारा, बस एक लाइन जानना है मुख्य रूप से, कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संपादन के लिए कमेटी या समितियां बना सकती है और ऐसे समितियों को आपका ग्राम पंचायत अपने कार्य या शक्ति यानी कि एक्ट या पावर प्रत्यायोजित कर सकती हैं। प्रत्यायोजित का मतलब हुआ दे सकती हैं, दे सकती हैं मतलब डेलीगेट कर सकती हैं, प्रत्यायुक्त कर सकती हैं। अब यहाँ आपको एक शब्द आया आपका प्रत्यायोजित करना, वही सब पकड़ना है, या डेलीगेट करना। डेलीगेट करना माने सौंप देना, लेकिन सौंप देना आपको आसान भाषा में समझने के लिए बताया जा रहा है। लीगल भाषा में क्या कहेंगे? डेलीगेट करना, प्रत्यायोजित करना। तो प्रत्यायोजन होता क्या है और आपका कह सकते हैं कि क्या नहीं होता, इस विषय पर दो लाइन देखिए भाई। और आपका बिहार जे में एक क्वेश्चन इस पर बनता है, प्रशासनिक विधि यानी कि एडी लॉ में एक क्वेश्चन बनता है बिहार जे में, सतर्क रहना है। देखिए सामान्यतः दो लाइन एक्स्ट्रा जाकर देखिए, तब फिर हम समिति आते हैं, क्योंकि अब कोरिलेशन भी जरूरी है और थोड़ा आपका संसद की समितियां और आपका संविधान की समितियां, और लेकिन पहले हम क्या कर लें, डेलीगेट को समझा दें। प्रत्यायोजित या प्रत्यायुक्त या आपका डेलीगेट करने का मतलब समझिए। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मैं बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य हमने बताया था किसका निर्माण करना? कानून का। कार्यपालिका का कार्य क्या है? उसे लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है?
उस विधि के अनुसार क्या देना, निर्णय देना, न्याय निर्णय देना। अब यहाँ जो आपको समझना है, पिछली बार यूपीजे में आपका, आगे बैठिए भैया कर, इधर है जगह, हटा दिए बैग, बैठिए। पिछली बार यूपीजे में 3 क्वेश्चन बना था, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया जाएगा डिटेल में। 3 क्वेश्चन इसी पर बन गया था। ये बना था आपका पहला क्वेश्चन कि विश्व आपका कार्यपालिका कौन है, तो विश्व कार्यपालिका सुरक्षा परिषद, और विश्व विधायिका कौन है, तो महासभा, और विश्व न्यायपालिका दे दे, 2 क्वेश्चन बना था, और विश्व न्यायपालिका दे दे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्याय। ये 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें प्रत्यायोजन समझना है भाई। सामान्यतः लॉ का या कानून का निर्माण करना किसका कार्य है, विधायिका, यानी कि संघ स्तर पर हमारी विधायिका को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट या संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति संसद का सदन नहीं है, लेकिन एसेंशियल पार्ट है, अनिवार्य अंग है, आवश्यक अंग है। तो याद रखिए, पार्ट आपका सतर्क रहना है, संसद सदन नहीं है, लेकिन क्या है, आवश्यक अंग है। फिर आगे बढ़िए इसके। अब क्या संसद अपने कानून बनाने के अधिकार को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है कि नहीं, इस बारे में हमारा संविधान मौन है। तो जब संविधान मौन है किसी विषय पर, तो किसकी ओर हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कोई फैसला दिया है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले विवाद उत्पन्न हुआ इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। कौन सा केस, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। 7 जज थे, बिहार में पूछा भी गया था जज कितने थे, और फैसला ये आया कि संसद अपने कानून बनाने की शक्ति का ट्रांसफर या प्रत्यायोजन या डेलीगेट कर सकती हैं, लेकिन मूल या ओरिजिनल शक्ति का नहीं, यानी कि मूल शक्ति का नहीं, केवल सहायक शक्ति का। ये आपका, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संसद एक हड्डी का ढांचा तैयार कर दे और कार्यपालिका को सौंप दे कि कहाँ कहाँ इसमें कितना मांस भरना है, लेकिन हड्डी का ढांचा बनाने का कार्य कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती। उदाहरण बताया गया। और आपका ये सतर्क रहना है, एडी लॉ में खूब पूछा जाता है। कौन सा केस है, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। ये दूसरा एंगल भी इस पर देखना है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस मामले में भारत के राष्ट्रपति ने आपका उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत एडवाइजरी या सलाह मांगी थी। तो कौन सा पहला केस है, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। यानी कि फिर बैक होइए भाई, देखिए आपका, फिर आपका धारा 28 पर आ जाइए। धारा 28 ये बताती है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत समय समय पर क्या बना सकती हैं, कमेटी, और कमेटी को ग्राम पंचायत अपना कार्य या शक्ति क्या कर सकती हैं, डेलीगेट सौंप सकती है, डेलीगेट कर सकते हैं। दूसरा खंड देखिए, उपधारा 1 के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और 6 अन्य सदस्य होंगे, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। तो कमेटी में कौन हो सकता है, तो एक सभापति, और मेंबर कितने, 6। मेंबर कौन बनेंगे, जो वार्ड मेंबर हैं, उसी में से कितना चुना जाएगा, 6। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है प्री मैच जेएस में, समिति में कितने लोग, 1 + 6।
देखिए सभा, क्वेश्चन का मॉडल भी थोड़ा पकड़िए भाई, जो लोग एडजस्ट दे रहे हैं। सभापति सहित कितने लोग, तो सभापति सहित पूछे तो संख्या 7 और सभापति रहित पूछे तो 6। जैसे कि आपका पीसीएस में भरमाता है ज़्यादा कि ड्राफ्ट कमेटी में अध्यक्ष सहित कितने लोग थे, 7 और अध्यक्ष रहित पूछे तो 6। ये याद रखिए, आपका जो संविधान की प्रारूप समिति उसमें भरमाता है सहित रहित। सहित मतलब कि उनको जोड़कर, और रहित मतलब कि अध्यक्ष को क्या करके, छोड़कर। जैसे कि आपका कहावत भी कही जाती है इस पर कि 5 बहुत बड़े विद्वान थे, एक गांव में गए तो लोगों ने कहा कि भाई 5 लोग आप लोग हैं, तो विद्वान कह रहे थे कि 5 लोग नहीं, हम लोग तो 4 ही लोग हैं। तो भाई कैसे 4 लोग हैं, तो जो व्यक्ति दूसरे को गिनता था अपने को छोड़ देता था, यानी कि 1 2 3 4, देखिए हम लोग 4 हैं, तो आप कहाँ ऊपर से आए हैं कि आप ही तो व्यक्ति है, तो भाई गिनती भी ऐसे होती है। देखिए आगे, प्रतिबंध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा, यानी कि सबका प्रतिनिधित्व एक हो गया। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा। ये निर्देश राज्य सरकार दे सकते हैं कि प्रधान ही होगा समिति का, क्या होगा, सभापति। अगला देखिए भाई, ज्वाइंट कमेटी आपका बनता है मेंस में। संयुक्त समिति, देखिए संयुक्त समिति यानी कि ज्वाइंट कमेटी, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि संघ स्तर पर भी लोकसभा और राज्यसभा की कई संयुक्त समितियां बनती हैं, जिसमें कुछ लोकसभा के सांसद रहते हैं और कुछ किसके, राज्यसभा। ड्राफ्ट कमेटी बनती है, ज्वाइंट कमेटी। देखिए आपका ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं, 2 या अधिक ग्राम पंचायतों किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से जिनमें वे संयुक्त रूप से रुचि रखती हों, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हैं जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें आपस में करार कर लें, लिखित कर लें, और दोनों का काम हो जाए। कोई रोड बनवाना है या कोई कार्य करना है, तो क्या 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें ज्वाइंट कमेटी बना सकती हैं कि नहीं, बना सकती हैं। इसको आप जोड़िए थोड़ा लोक सेवा आयोग से। क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है कि नहीं, बताइए तो। बनाया जा सकता है कि नहीं, बनाया जा सकता है। एक राज्य के लिए एक भी हो सकता है। अभी बिहार में पूछा भी गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, ये भी पूछा गया था। यानी कि आपका देखिए बता दिया जाए, शुक्रवार माने रविवार को एग्जाम था और शुक्रवार को 3.5 घंटा केवल संविधान चला था, और उसी में आपका 15 क्वेश्चन जीएस और लॉ मिलाकर आया था। यानी कि 3.5 घंटा में बिहार में आपका शुक्रवार को पढ़ाया गया और एकदम तरोताज़ा था, और लोग भाई वीडियो अपना देख रहे थे ऑनलाइन, क्योंकि तुरंत डाउन अपलोड हो जा रहा था। और 15 क्वेश्चन में 13 कोई करके आया तो कोई 14, यानी कि लोग कभी पढ़े नहीं थे, वो चीज़ें बताई गई, और सौभाग्य कहिए कि एकदम वही क्वेश्चन क्या किया, हूबहू अटैक। भाई इसीलिए कोचिंग के लोग ज़्यादा करके आए। कुछ लोग भाई वो अलग बात है कि नए थे नहीं कर पाए, लेकिन आपका 1.5 माह में जितना पढ़ा दिया गया, आदमी अभी भी थक गया है पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी सही नहीं हुआ शरीर। यानी कि आपका ऐसा कुछ काम पड़ गया, घरेलू आराम ही नहीं मिला। इतना मैंने क्लास चला चुका है आदमी कि भाई अभी है कि भाई छात्रों का हित भी देखना, ये तो है नहीं
कि तबीयत डाउन है तो हम बंद कर दें एग्जाम के समय, यानी कि जब आपका रोम जल रहा हो तो नीरो चैन की बंसी बजाए, तो लड़के भी आपका क्या करेंगे, परीक्षा में चैन की ही बंसी बजाएंगे। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रयागराज के लड़के दिल्ली के लड़के को दबा दे रहे हैं, और आपका नाम आ रहा है केवल मनोज सर का। और भाई मैंने इसमें कोई शक नहीं है, कहीं बात करिए आप तो मनोज सर के हैं, बहुत किए होंगे, मैंने पहले ही कहेंगे कि तुम तो यार रेपियो में बहुत किए होंगे, तो सही किए हैं भाई, 90 92 93 तक लोग करके आए हैं, बैठे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई घमंड नहीं आना चाहिए किसी को। हमारा कर्तव्य है कि पुरानी पीढ़ी चली गई तो हम नए पौधों को क्या करें, सींचें और उन्हें ऐसा बनाएं कि वो फल दें, यानी कि उनका सिलेक्शन हो। जो चले गए अपना भाई सिलेक्शन पाकर, उनसे हम ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते, आए ना आए कोई खास मतलब नहीं है भाई। हम नई पौध को देखेंगे कि और कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि अगली बार क्या हो इससे अधिक। और बिहार एपीओ में हजारों लोग भाई आपका पढ़े ऑनलाइन, इस बार भी एडमिशन लगातार हो रहे हैं ऑनलाइन में, और आपका इस चांस है पूरा कि अधिक से अधिक संख्या में होंगे लोग कोचिंग से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो ज्वाइंट समिति देखिए भाई, आपका बताया जा रहा था कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें मिलकर क्या संयुक्त समिति या ज्वाइंट कमेटी का सृजन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकती हैं। कौन सी धारा में, 30। देखिए आपका, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं, फिर से एक बार बता दिया जाए, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं, 2 या अधिक ग्राम पंचायतें किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से जिसमें वे संयुक्त रूप से रुचि रखती हों, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हैं जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती हैं। मैंने लिखित में अपना करार कर लें, समझौता करके सम्मिलित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खंड ए देखिए, किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण के संबंध में ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बंधनकारी को योजना तैयार करने के लिए और उस शक्ति के संबंध में जिसका किसी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजना के संबंध में प्रयोग किया जाए, उन शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना वे उचित समझें, ऐसी समिति को शक्ति प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। यानी कि दोनों ग्राम पंचायतें जो कार्य ऐसी ज्वाइंट कमेटी करेगी, इनको शक्ति क्या करेगी, डेलीगेट करेगी। डेलीगेट अभी बताया गया, डेलीगेट मतलब क्या, हाँ तो सौंपना समझिए, लेकिन लीगल भाषा में याद रखिए, प्रत्यायोजित करना, भाई लीगल भाषा में भी याद रखना, सौंपना ही नहीं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं सौंपना, लेकिन जब बिहार सौंपना नहीं देगा, प्रत्यायुक्त देगा, प्रत्यायोजित देगा। और इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, बिहार एपीओ में भी सतर्क सबको कर रहा था कि हिंदी कठिन आ रहे हैं, नेट से उठा कर दे रहे हैं, खुद अर्थ नहीं समझ रहे हैं क्या है, लेकिन इंग्लिश वर्जन सही रहेगा। और एक बार इंग्लिश वर्जन आप क्या करिए, देखिए जहाँ भी आपको समस्या आए। देखिए अगला भाई खंड बी, ऐसी समिति के बने रहने, उसके सदस्यों के कार्यकाल और कार्यवाहियां तथा पत्र व्यवहार करने के ढंग के संबंध में नियम बना सकती हैं ग्राम पंचायतें या उसे परिष्कृत कर सकती है। और अगर मतभेद उत्पन्न हो गया तो नियत प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, और वही मतभेद का क्या करेगा, निपटारा। अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद अध्याय 5 धारा 32 बता दी गई है, लिखवाना बाकी है केवल कि गांव निधि क्या होती हैं और गांव निधि में कौन कौन पैसा आएंगे। तो सभी पैसे आएंगे एक लाइन में, और क्या, बस उसका उल्लेख करना है। भाई कर वसूला हुआ, सफाई से वसूली हो गई, राज्य सरकार ने दिया, कोई बेचा गया सामान, धूल बेची गई, गंदगी बेची गई, कूड़ा बेचा गया, टैक्स आया, सब कहाँ जमा होगा,
भाई गांव निधि में, ये भी मेंस में पूछा गया यूपी में, तो अंडर इसको लिखवाएंगे सटीक ढंग से। अब आइए आपका धारा 32 से वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस आपका कमीशन। तो तुरंत संविधान से इसको जोड़कर पढ़िएगा कि वित्त आयोग के बारे में आपका कहाँ प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में, 280 लिख लीजिए, बैरक पर लिख लेना चाहिए भाई। इसका फायदा ये रहेगा कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। वित्त आयोग, देखिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपका, ये पढ़ना है कि जब संविधान, ध्यान से समझिए, भूमिका इसकी देख लिया जाए भाई। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, लेकिन जब आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि इनको संविधान में रख दिया गया, तो इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इनके लिए भी एक फाइनेंस कमीशन क्या किया जाए, बना दिया जाए। और आपका बनाया भी गया, और ये हुआ कि आपका फाइनेंस कमीशन बनेगा, और वो क्या क्या करेगा इसका आपका राज्य में, और वह क्या क्या कार्य होगा बताया गया है। देखिए बता दिया जाए, यहाँ से प्री में पूछ सकता है। और आपका संविधान में भाई थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, पहले संविधान बता दिया जाए तब आपका फाइनेंस कमीशन बताया जाए। धारा 32A में देखिए संविधान थोड़ा देखिए, इसके बाद आपका बताते हैं ये, क्योंकि इसमें भी आपका प्री में आ सकता है। देखिए संविधान में आपका संविधान के भाग 9 में पंचायत का प्रावधान है। ये पिछली बार यूपी जे लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, यूपी जे में आया था पिछली बार 2018 में, कि पंचायत के बारे में प्रावधान संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में, गलत न हो, किस भाग में, 9। और आपका नगर पंचायत के बारे में या नगर पालिका दे दे तो एक कदम आगे बढ़िए, 10 नहीं 9A। और फिर आपका जे में आया जीएस में कि सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कहाँ दिया गया है, भाग 9B, उसको लिख लीजिए तो एक जगह। भाग 9 में ग्राम पंचायत, 2 क्वेश्चन पिछली बार यूपी जे में आया था, चांस रहता है रिपीट करने का। भाग 9 में ग्राम पंचायत, भाग 9A में नगर पंचायत, 9A कैपिटल ए लिखिएगा, नगर पंचायत। और भाग 9B में कैपिटल B लिखिएगा, सहकारी समितियां। भाई यूपी में तो संशोधन पूछा था, 97वें द्वारा जोड़ी गई, 97वें द्वारा, वो बताया जाएगा आगे, अभी उतना नहीं बताना है। देखिए आपका जब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को आपका संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो ये हुआ कि इनके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, जो ये डिसाइड करेगा कि किस ग्राम पंचायत को, किस नगर पंचायत को कितना पैसा बंटवारा किया जाए, क्या किया जाए। इसके लिए व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा आपका 32A में भी है और आपका संविधान में भी। तो देखिए आपका राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत सिफारिशों के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि जब ये संशोधन हुआ उसके 1 साल के अंदर,
तो आपका जो ये वित्त आयोग बनेगा किसके द्वारा गठित किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा। कितने लोग होंगे? 5, याद रखिए। और ये किसको भेजेगा अपनी रिपोर्ट? राज्यपाल को। कि किसके माने आपका वित्तीय स्थिति, किसकी वित्तीय स्थिति? ग्राम पंचायत और किसकी? क्षेत्र पंचायत और किसकी? जिला पंचायत। देखिए खंड का क्या कहता है, सिद्धांत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, यानी कि कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो गवर्न करेंगे, योजना बनाते समय इनका ध्यान रखा जाएगा। तो कौन कौन से नियम हैं जिनका ध्यान योजना बनाते हुए रखा जाएगा? तो देखिए, राज्य द्वारा उद्गृहित करों, उद्गृहित मने वसूली, ना है तो उसको लिख लीजिएगा। उद्गृहित का मतलब क्या हुआ? राज्य द्वारा वसूल किए गए कर, शुल्कों, पथकरों। देखिए इसको तैयार करके आदमी आएगा कल बताएगा भाई, जितना तक तैयार है उतना ही रोका जाए, क्योंकि आपका समझाना पड़ता है। एक सेकेंड देख लें, कल समाप्त हो जाना चाहिए ये, ताकि 32 से कल समाप्त हो जाएगा भाई लेक्चर। तो 1-2 दिन लिखवा जाएगा मेंस के लिए। उसके बाद से आपका नया जो कानून 2-3 दिन बाद शुरू होगा, वह आपका ये किराया नियंत्रण छोटा है, उसको निकाल दिया जाए, माने रेंट कंट्रोल एक्ट। तो इसको कल तक लेक्चर चलेगा ग्राम पंचायत में, फिर परसों से लिखवाया जाएगा। तो रेस्ट ले लीजिए। तो भाई आपका देखिए फिलहाल जो शेड्यूल बता दिया जाए, 3 दिन सीपीसी चलेगा, अभी 3 दिन आपका जूरिस्प्रूडेंस। जो लोग एमपी दे रहे हैं उनके लिए प्री के लिए आपका लास्ट में माने इस माह के आपका हम समय निकाल के एडजस्ट करके 1 हफ्ता केवल प्री के लिए हम पढ़ा देंगे, क्योंकि भाई रोका नहीं जा सकता आपका किसी कोई एग्जाम के कारण। आपका प्री के लिए हम पढ़ा देंगे 1 हफ्ता, अलग से सीपीसी उतना में आ जाएगा 99%, आपका कोई शक नहीं है। मैंने इसी माह के लास्ट तक हम पढ़ा देंगे, ताकि भाई 20 दिन रहेगा तो अपना रिवीजन कर लीजिए। तब तक 3 दिन अभी सीपीसी चलेगी, तो सोमवार मंगल बुधवार को सीपीसी और बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को आपका माने जूरिस्प्रूडेंस चलेगा। और आगे शेड्यूल माने ये होगा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये आपका इस हफ्ते यही योजना है। और आपका जो लोग भाई जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना चाहते, तो ये हो सकता है माने जेस वाले हैं इत्यादि वाले, तो 3 दिन आपका पहले जूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ा दिया जाए, सेकेंड पीरियड में ग्राम पंचायत पढ़ाई जाए, ताकि ग्राम पंचायत सीआरपीसी इत्यादि वो लोग पढ़ें, माने बीच में आपका रुकना न पड़े उन लोगों को। तो 3 दिन कोई दिक्कत नहीं, पहले जूरिस्प्रूडेंस ही 1.5 घंटा खींचा जाएगा, क्योंकि भाई यूपीजे मार्च में आ जाएगी, उसके पहले 2-3 सब्जेक्ट हर हाल में निपटा रहे, ताकि भाई दबाव हम पर भी कम रहे। माने दबाव भी है ना कि भाई कोर्स आपका आ जाएगी, लोग डालेंगे, फिर ये हाय तौबा मच जाती है। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट। तो सीपीसी की धारा 11 चल रहे हैं, नए लोगों को बता दिया जाए, 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई।